पिता वो स्तंभ है जिसकी धुरी अपने बच्चों के आसपास घूमती है। ऊपर से सख्त और अंदर से कोमल पिता का दिल हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहता है। फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, पिता हमेशा ये चाहते हैं और कहते हैं कि बेटियां तो हमेशा पिता के नज़दीक होती है, ज़्यादा नज़दीक होती हैं। तो आइए फादर्स डे को लेकर, पिता दिवस को लेकर परिधि न्यूज़ के द्वारा जारी की जा रही श्रृंखला में हम अगले अतिथि के रूप में मिल रहे हैं बैतूल ज़िले में पदस्थ तेज तर्रार ईमानदार CCF मैम बासु कनौजिया जी से। मैम स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में, बचपन के बारे में, भाई बहनों के बीच में जो नोकझोंक हुई उसके बारे में। जी मेरे पिता भी सिविल सर्विसेज में ही थे जी, तो क्योंकि आप उनका नाम लेकर भी बात शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। जगदीश प्रसाद कनौजिया जी जी, तो वो भी सिविल सर्विसेज में थे और उनने भी बहुत मेहनत से और अकेले बिना किसी का सपोर्ट या उसके अकेले दम पे उनने सिविल सर्विसेज निकाला था। तो जी। उनको शुरू से ये इच्छा थी कि क्योंकि हम लोग 3 भाई बहन हैं, हम सबसे बड़े हैं, 2 छोटे भाई हैं, तो सबसे इच्छा थी कि हम लोग के उनके भी बच्चे निकले। तो जी। उनको देख के मुझे तो, क्योंकि मैं सबसे बड़े थे, तो एज आ मेरे ख्याल से बड़ी बेटी या बेटा बोल लो, जो भी ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। हाँ जी। तो उस नाते मेरे को ये था कि जब मैंने देखा वो चीज़ कि हाँ हम लोग वो मिलते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और जब पूरी हो जाती है तो लोग आते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं जी। और तो वो सब चीज़ें बड़ा मन को छू गई कि हाँ हम लोग इस तरह से भी लोगों की मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग डॉक्टर ही बने या वही बने तभी हम लोग किसी भी अपने आसपास के लोगों का भला कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट का दायरा भले ही होता है लेकिन उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जैसे आप नॉर्मल लोगों को प्रभावित भी करते हो तो अपने स्टाफ का या अपने आसपास के लोगों का आप हमेशा भला कर सकते हो, गाँव से जुड़े। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, तब से मेरे को एक मन में आ गया कि मैं भी इसी फील्ड में आएंगे शुरू से। तो बस उसी हिसाब से फिर पढ़ाई शुरू करी, चीज़ें करी, तो आज मेरा भी सिलेक्शन इसमें हो गया भारतीय वन सेवा में। तो कहीं ना कहीं हम लोग लोगों से जुड़े भी रहते हैं, लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं। तो एक जो फीलिंग होती है कि हाँ कुछ करना है, वो फीलिंग भी अपने आप पूरी होती रहती है। इस पूरे सफ़र में, अब तक के सफ़र में पिताजी का किस तरह से मार्गदर्शन मिला, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज में थे तो एक बेस तो आपको पहले मेरे ख्याल से मेरे रोल मॉडल जो रहे हैं लाइफ में जी। लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को मान लेते हैं बट मैंने हमेशा से अपने डैड को ही माना। मेरे डैड ही मेरे लिए रोल मॉडल थे हमेशा से और मैं भी ये चाहूँगी कि मैं ऐसे काम करूँ कि मेरे बेटी के लिए मैं एक रोल मॉडल बात है जी बनूँ। तो उसी श्रृंखला में चीज़ें चल रही हैं। उनने शुरू से मेरी पढ़ाई को, मेरे आचार को, व्यवहार को, बात कैसे करना है या कैसे कब क्या किताबें पढ़नी, हमेशा से प्रभावित करा क्योंकि वो खुद उसमें थे। हम तीनों की पढ़ाई कैसे होनी, क्या होनी, उन्हें हमेशा हम लोग की शिक्षा को ही सर्वोपरि माना बजाय किसी और चीज़ों के कि हम लोग कहीं कुछ और करें। या स्पोर्ट्स में भी आना चाहते थे बट उन्होंने बोला नहीं शिक्षा में ही आओ, तो शिक्षा को ही सर्वोपरि माना और शुरू से हम लोग को गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है हम लोग को। हम कोई ऐसा घटनाक्रम शेयर कीजिए ना जब ऐसा हुआ कि पापा से डर गए हो या पापा की डांट पड़ी हो या पापा ने शाबाशी दी हो। ऐसा रहता है ना एक छू लेने वाला लम्हा जिसको हम कभी नहीं भूल पाते। हाँ मतलब वैसे तो एक असंख्य है वो, हाँ बट जिसको हम नोट कर सकते हैं। 12th में मेरे परसेंटेज, क्योंकि मेरे स्कूल में परसेंटेज काफ़ी अच्छे आ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा था कि यूपी बोर्ड टॉप करेंगे। यूपी बोर्ड टॉप करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो हम भी उसी में लगे हुए थे बट किसी कारणवश उस टाइम कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। तो जब मुझे ये पता चला कि मात्र मेरे यूपी बोर्ड में सिर्फ 62% आए तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत उदास थे। बट पापा ने उसी तरह पार्टी दी, सारे उनने अपने ऑफिस में लड्डू बटाए कि हाँ बेटी पास हो गई है। जी जी जी। तो मुझे ये चीज़ लगा कि नहीं आपका मतलब हार तो नहीं बोलेंगे, कभी आप वीक होते हैं, कभी उस चीज़ को प्रॉपर सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब हर मौका उत्साह का होना चाहिए, आपको डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। शायद वो तभी था कि 12th में मात्र 62% के बाद भी बीएससी में इट वाज लाइक 79% अगेन टॉप। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप में एक आत्मविश्वास लाती है कि यार समय है, आगे नीचे होता रहता है, बट व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों में अपने मतलब
परिश्रम में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए। अब जैसे आप लोग एजुकेशन में लगे रहे हैं, तो माता जी किस तरह से सपोर्टिव साबित हुई? एक्चुअली मेरी मदर भी वर्किंग है। ओके, तो ये तो फिर और ज़्यादा चैलेंजिंग था कि मेरी मदर के लिए, जब मैं अपनी मदर को देखती हूँ तो वो वाकई में बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में, डेट टू गवर्नमेंट उसमें थी वो भी, और उनके लिए हम लोग को सुबह तैयार करके जाना और फिर हम लोग जब आते तो जल्दी से आके घर का काम करना और सब चीज़ें करना चैलेंजिंग था। एंड लाइक वो हम लोग के लिए ट्रूली इंस्पिरेशनल है। जब हम लोग घर से जाते हैं और बच्चों को समय नहीं दे पाते तो हम लोग को लगता है नहीं, हम लोग की माँ ने भी हम लोग को बहुत टाइम दिया है, एंड शी यूज्ड टू डू बोथ द वर्क। आप यूपी से बिलोंग करते हैं और कहते हैं कि यूपी वालों में एक अलग ठनक होती है, तो वो उस चीज़ को आप कितना मानते हैं कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं अरे यूपी से हैं? तो हाँ, वो होता है हम लोग के बोली में, व्यवहार में एक थोड़ा सा तेज तर्रार, क्या, हाँ मतलब थोड़ा आवाज़ तेज हो जाना है, मतलब व्यवहार ही। लेकिन आपकी आवाज़ तो सॉफ्ट है। वो मेरा अभी फील्ड में नहीं है, ऑफिस में। अच्छा, तो पापा का जो रौब था वो किस तरह का रहा? मैंने उनको जैसे जब वो लखीमपुर में पदस्थ थे तो मैंने हमेशा देखा कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद वो अपने पूरे स्टाफ के साथ बैठे हैं, एक मूवी टेलीकास्ट हो रही है जिसमें उनके सारे परिवार आया हुआ है, देखा, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी। या जैसे मार्च उस टाइम बहुत मेहनत वाला होता था, तो पता लगा घर से ही पूरे जो इतने सब कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए भी खाना घर से ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो जिसमें आपको ये लगता है कि नहीं, जो हमारे साथ काम कर रहा है वो हमारे परिवार का ही सदस्य है। जब आप उस नियत से और उस मंशा से काम करते हो तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें अपने आप समझ जाती हैं कि वो भी आपकी मुसीबतों को अपना ही मान के आपके लिए हमेशा सहयोग करने के लिए खड़े रहते हैं। वैसे भी जो है टॉप के लिए बॉटम ही मेहनत करती हैं हमको ये उनको, मेरा जो जैसे जैसे आप ऊपर आते हो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य यही होता है कि हम उनको कितना अपने से जोड़ पाएँ। जब भी मेरा कहीं भी पदस्थिति थी, मैं हमेशा बोलते हैं कि नहीं, ये हम लोग का परिवार है, कभी भी कोई प्रोफेशनल या पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से आके डिस्कस करो, मैं पूरी कोशिश करेंगे। भाई बहनों में किस तरह से सामंजस्य रहा आप लोगों का? जैसे 2 बहनें हैं। नहीं, हम बड़े हैं, 2 भाई हैं छोटे। ओ हमेशा से मेरा, तो इसीलिए ट्रेनर आपका बरकरार रहा होगा परिवार। और ऊपर से बेटी वैसे भी पिता के नजदीक होती तो आपकी सारी गलतियां माफ थी। मेरी सारी गलतियां माफ थी, वही डांट वाट खाते थे, वही घर के काम करते थे। आपके हिस्से की भी डांट वही खाते थे। मुझे कोई घर का काम कभी मैंने नहीं करा। वो दोनों रहते थे, वही लोग। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आगे आती है। और इसलिए आपने पूछा ना मेरे को क्या डांट, मुझे कभी डांट नहीं पड़े। मैं हमेशा एक ब्लू आई बॉय रहा हूँ, मतलब हमेशा शाबाशी टाइप से। और उनको ये चाहिए था बस पढ़ाई में अच्छा होता, तो वो मैं हमेशा से पढ़ाई में। ये चीज़ होती है ना कि जब भी बेटी का जन्म होता है तो पिता को उसके विवाह की चिंता उसी समय से होने लगती है, ऐसा कहते हैं। तो कभी जब आप एजुकेशन में रहे और उसके बाद एक एज में जब शादी होनी होती है तो कभी ऐसा प्रेशर था कि अब बस शादी भी करना है या कुछ ऐसा, या अपने सपने जीने का? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जिस दिन मेरी, मतलब व्हेन आई वाज बोर्न, उस दिन डैड जो थे वो आखिरी एग्जाम लिख रहे थे और मेरे बर्थडे वाले दिन ही वो सिलेक्टेड। तो सरप्राइज था उनके लिए। और तो मेरे लिए वो, मैं उनके लिए बहुत ही एक लकी कह लीजिए, या जो वो चाह रहे थे वो सपने उनके सच हो गए। तो उन्हें मेरे लिए कभी भी, मतलब एक बोनस भी तो था, ये कह सकते हैं साथ साथ में। मेरे लिए कभी भी ये नहीं रहा कि, हमेशा ये रहा कि हाँ तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। एक फाउंडेशंस नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है जब बीच में कुछ मेरे स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो उनने मेरे प्रिंसिपल से यही बोला था कि आप ये मत समझिए कि मैं अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये पढ़ के मुझे मेरा बुढ़ापा अच्छा करेंगे, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे तो पेंशन मिलेगी। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना पाऊँ, जो आगे चल के जब ये मुख्य धारा से जुड़े तो ये समाज के लिए कुछ कर पाएँ। आज पापा जो हैं किस तरह से आपके साथ समन्वित है, किस तरह से जुड़े हुए हैं आप उनसे? नहीं, पापा तो खैर मतलब अब नहीं है इस उसमें, बट हाँ उनकी याद हमेशा हम लोग को आती रहती है। और जब भी उनका जिक्र होता है या लोग कभी भी, हम लोग कभी कानपुर गए या लखनऊ गए जहाँ पे उन्होंने पहले काम किया है, कभी जाते हैं तो लोग उनके बारे में जिक्र करते हैं, तो आज भी चीज़ें जीवंत हो जाती हैं। अच्छा लगता है कि सौभाग्य ही कहेंगे कि इतने अच्छे व्यक्ति एज अ मदर फादर आए जिनने जीवन को एक नई दिशा दी, एक नई सोच दी, एक नई समझ दी। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को बनाने में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का हाथ होता है। मैम, आप वन सेवा में हैं और
कब सिलेक्शन हुआ, किस तरह से आपकी जर्नी रही, और बैतूल में आकर अब किस तरह से आप चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रही हैं? मेरा क्योंकि मतलब मेरी एमएससी के बाद ही मेरा सिलेक्शन हो गया था आईएफएस में ही, तो जब इसमें आया तो देखा चीज़ें थोड़ी सी अलग थी। बट हाँ, जब वन विभाग से आप जुड़ते हो तो अच्छा तो लगता ही है आपको, क्योंकि एक अलग टाइप का आप कहीं ना कहीं से उस प्रकृति से जुड़ जाते हो जिससे आप नॉर्मली एज अ आम व्यक्ति नहीं जुड़ पाते हो। तो वो एक तरह से सौभाग्य भी होता है कि आप मदर नेचर को सर्व कर रहे हो। शुरू में मेरी जब शुरुआत हुई तो हरदा में थी, तो मेरा थोड़ा ये वन अपराध के प्रति थोड़ा सा रुझान बढ़ा, क्योंकि उस टाइम मेरे जो सीनियर्स थे उनने थोड़ा सा एप्रिसिएशन करा जी। तो अतिक्रमण हटाते हटाते और ये सब प्लांटेशन लेते लेते, क्योंकि मुझे था कि जो वन विभाग है वो अपनी जो वन की भूमि से जाना जाता है, तो अगर वन ही नहीं रहेंगे तो हमारे अस्तित्व के ऊपर भी सवाल हो, और वन तो बचाने ही है जी, जी। उस तरह से चीज़ें शुरू हुई, और सिवनी में भी आते आते करीबन कुछ नहीं तो 10-12 हज़ार हेक्टेयर चीज़ें उन्मुक्त हुई हैं भूमि। स्टाफ ने पूरा सहयोग किया, जिस तरह से करा, जिस तरह से चलाया, और मैक्सिमम भूमि जो है वो आपके प्लांटेशंस और उन सब में भी ले दी गई है। तो कहीं ना कहीं वनों के सृजन में नया एक अध्याय जुड़ा है, और बैतूल में भी हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। आप भी रोज न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे होंगे कि वन अपराध को आज हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में एक जो मंशा है कि नहीं वन है तो कुछ भी कर ले, वो चीज़ नहीं, वो सबके लिए है। तो अतिक्रमण भी हट रहा है, आरा मशीनें भी पकड़ी जा रही हैं, तो आप खुद ही देखो। हम तो अंतर्राज्यीय गिरोह को भी आपके द्वारा पकड़ा गया था, तो बैतूल में ये स्टाफ है, डीएफओ है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो जो मेरी एक मंशा है कि हाँ हम लोग वन अपराध के प्रति कमी लाएं, और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए वनों से जोड़ें, बजाय उनको चोरी करने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो वही कोशिश चल रही है। आई थिंक आप अक्टूबर 2024 में बैतूल की कमान संभाले हैं, तो क्या अब तक वनों का विश्लेषण आपने देखा? क्या समीक्षा करना चाहेंगे बैतूल के जंगलों की, यहाँ के वन्य प्राणियों की? क्योंकि क्या मतलब बैतूल का जो जंगल है मतलब वो वन प्राणियों में भी अधिकता है, बहुलता है, और सागौन भी सबसे अच्छा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अपराध को भी जन्म देता है। तो हम लोग की हमेशा से 2 वे स्ट्रैटेजी, जैसे अभी भी स्टाफ है, डीएफओ साहब लोग हैं, हटा रहे हैं अतिक्रमण, उसको हम लोग तत्काल प्लांटेशन में ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ताकि वो ज़मीन रिक्त न रहे, ज़मीन भी रिक्त न रहे, और इतनी बहुमूल्य ज़मीन जब स्टाफ ने इतनी मेहनत से हटाई है जी, क्योंकि बार बार आप वही प्रोसेस करना थोड़ा दिक्कत होती है अगर आप उसको एक एंटायर एंड प्रोसेस तक ना ले पाए। तो कई जगह जैसे वेस्ट में भी है और नॉर्थ में भी अभी हटा ही है, तो हम लोग उसको बाकायदा पूरे को हटाते हुए प्लांटेशन ले रहे हैं। और जहाँ तक वन प्राणियों की बात है, तो हम लोग अपने स्तर पे एक छोटा सा उड़न दस्ता भी टाइप का बना रहे हैं, रेस्क्यू वाहन टाइप का। उसको हम लोग ने और डीएफओ ने सोच रखा है, अब हम लोग उसको वो फलीभूत करने हेतु मांगेंगे भोपाल से पैसा, ताकि वो कुछ एक वाहन बना पाएँ जो हम लोग के रेस्क्यू करने में आसानी हो। मैम, घने जंगल है, प्राकृतिक संपदा है, जल जीवन जंगल सब कुछ है बैतूल में, लेकिन फिर भी बैतूल जो है पर्यटन के मामले में क्यों पिछड़ जाता है? क्यों लोग जो है शिमला, मनाली और ऐसी जगहों पर जाकर जंगल देखना पसंद करते हैं, जबकि बैतूल में इतनी मनमोहक चीज़ें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। उसी के एक क्रम में हम लोग ने जो एक अपने जो नए प्राकृतिक स्थल हैं उनको भी चिन्हित करने का एक कार्यक्रम शुरू करा है कि जो हम लोग प्राकृतिक स्थल है या जो पर्यटन स्थल बन सकते हैं उनको चिन्हित कर ले, और इको टूरिज्म बोर्ड से कुछ पैसा ले ताकि उनको डेवलप करें। दूसरा, अभी आपको पता चलेगा ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित होने वाला है, तो जैसे ही वो पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग उधर से आ रहे हैं मेलघाट से या सतपुड़ा से, उनके लिए वो एक कॉरिडोर रहेगा, और वहाँ पे हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि गेट पे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी प्रमोट करें जो टूरिज़्म को बिल्कुल लाभकारी करे, और मेनली उन लोगों को जोड़ के जो वहाँ पे रहवासी हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को, ताकि उनको भी रोज़गार मिले। वैसे भी बैतूल का जो कुकरू है, धारा खोह वाला जो बेल्ट है, ये जंगलों से बहुत आच्छादित है और लोगों को आकर्षित भी करता है अपनी तरफ। और एक चीज़ हमने देखा है कि ब्रिटिश काल में जंगलों को कम नुकसान करके जो है विकास किया गया। आज के समय यदि सड़क भी बनाना है तो 1500 पेड़ों की बलि ऐसे दे दी जाती है जैसे तो ये चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं संरक्षण पर पहले ध्यान देकर विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा तो है, बट हम लोग उसके भी बदले एफसीए में कहीं ना कहीं भूमि लेते ही हैं जी, क्योंकि विकास और
एनवायरनमेंट आपका दोनों डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो एक बैलेंस है वो बना रहे। जी। तो कोशिश ये करते रहते हैं कि रोड साइड प्लांटेशंस भी होते रहें या बड़े और छायादार पेड़ लगते रहें। आप कार्य क्षेत्र में एक दबंग वुमन के रूप में जानी जाती हैं, कार्यशैली को लेकर भी और कार्रवाइयों को लेकर भी जो है समझौता नहीं करते हैं। तो ये क्या ब्लड नेचर से हैं या किस तरह से? ये मैंने बोला ना, अगर आप एज अ सिटीज़न सोचे कि हमको भारत माता ने या ईश्वर ने इतना दिया तो हम उस तरह से किस तरह से उसको पे बैक करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग को उस तरह से पे बैक करना चाहिए। और जब हम लोग को डिसीजन लेने का वक्त आता है तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हमारे एक डिसीजन से कितने लोग प्रभावित होंगे। अगर हम अपना सेल्फ ना सोच के लोगों के प्रति सोचे तो शायद सारे डिसीजन सही ही होंगे हमारे। चलते चलते क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? संदेश यही रहेगा कि आप किसी भी फील्ड में हों, कुछ भी कर रहे हों, वनों के प्रति थोड़ा सा सजग रहिए। वनों को आपके सहयोग और एक सॉफ्ट हार्ट व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको ये सोचिए कि हाँ, हम लोग के पास कुछ ही है और वो अकेले वन विभाग से नहीं होगा। वन विभाग का सहयोग करिए। और अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए एक ऐसे रोल मॉडल बनिए कि वो बिल्कुल आपके जैसे ही बनना चाहें। उनको बाहर से किसी भी के रोल मॉडल की ज़रूरत ना पड़े, वो आपको ही अपना रोल मॉडल माने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमसे बात